Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम आयुर्वेद में हो रहे शोध मतलब जो रिसर्च हो रही है और उसे दुनिया के सामने रखने के तरीकों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है, डिफरेंट गाइडलाइंस टू रिपोर्ट रिसर्च 1.pdf दस्तावेज। उसके कुछ हिस्से हैं। ये बताते हैं कि आयुर्वेद जैसा पारंपरिक ज्ञान आज के वैज्ञानिक पैमानों पर कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है आजकल। हमारा मकसद ये समझना है कि यह प्राचीन ज्ञान जो हजारों साल पुराना है वो आज की मॉडर्न साइंस से कैसे जुड़ रहा है और भारत के भविष्य के विजन जैसे विजन 2030 और 2047 और यहाँ तक कि एआई जैसी नई तकनीकों के साथ कैसे कदम मिला रहा है। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सदियों पुरानी परंपरा और आज की हाईटेक रिसर्च वाकई मतलब एक साथ चल सकती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आयुर्वेद के लिए अलग से रिपोर्टिंग दिशा निर्देशों की जरूरत ही क्यों है? मतलब क्या मौजूदा वैज्ञानिक तरीके काफी नहीं? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इनकी जरूरत इसलिए है ताकि आयुर्वेदिक रिसर्च पारदर्शी हो, मतलब सब देख सकें कि क्या और कैसे किया गया। अच्छा। दूसरा, ताकि उसे दोहराया जा सके, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, हाँ। जो विज्ञान की कसौटी है। हाँ। और तीसरा, ताकि पारंपरिक चिकित्सा को सिर्फ भरोसे या कहानियों पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों के आधार पर मजबूती मिले, एविडेंस बेस्ड। सही। ये सिर्फ वैज्ञानिक जरूरत नहीं बल्कि भारत के विजन 2030 और 2047 से भी जुड़ता है, जहां लक्ष्य है कि अपने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर दुनिया के सामने रखें। स्रोत में ऐसे 8 मुख्य दिशा निर्देशों का जिक्र है। शायद सभी पर विस्तार से बात करना तो मुश्किल होगा, है ना? हाँ, काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे जरूर हैं जहां आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का ये तालमेल साफ झलकता है। उन पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। शायद सबसे पहले कॉन्सॉर्ट 2025 को लेना सही रहेगा। कॉन्सॉर्ट। हाँ, ये खास तौर पर रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स यानी आरसीटीज की रिपोर्टिंग के लिए हैं। अच्छा, आरसीटीज। हाँ। आरसीटीज को किसी भी इलाज की प्रभावशीलता जांचने का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, मतलब सबसे भरोसेमंद तरीका। इसमें मरीजों को रैंडमली अलग अलग ग्रुप में डालकर इलाज के असर की तुलना की जाती है। हाँ, आरसीटीज के बारे में तो सुना है, लेकिन आयुर्वेद के संदर्भ में कंसॉर्ट में क्या खास बात है? क्या ये मतलब सीधे सीधे लागू हो जाता है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। पारंपरिक आरसीटीज अक्सर एक दवा एक बीमारी नहीं, मतलब वो उस मॉडल पर चलते हैं, लेकिन आयुर्वेद का नजरिया वो ज्यादा व्यक्तिगत है, पर्सनलाइज्ड। आयुर्वेदिक परीक्षणों में अक्सर मरीज की प्रकृति यानी उसकी शारीरिक और मानसिक बनावट का आकलन करके इलाज तय होता है। हाँ। मतलब एक ही बीमारी के लिए भी 2 लोगों का इलाज थोड़ा अलग हो सकता है। अच्छा। साथ ही आयुर्वेदिक इलाज में सिर्फ जड़ी बूटी या दवा नहीं होती। इसमें आहार, जीवन शैली में बदलाव, पंचकर्मा जैसी थेरेपी, ये सब शामिल होता है। सही। तो जब कॉन्सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इन सभी चीजों का बहुत बारीकी से ब्यौरा देना पड़ता है। क्या आहार बताया, जीवन शैली में क्या बदलाव करने को कहा, कौन सी थेरेपी थी, कैसे दी। सिर्फ ये बता देना काफी नहीं कि हर्बल दवा दी। और नतीजों को मापने का तरीका वो भी शायद अलग होता होगा। सिर्फ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट या बायोमार्कर काफी नहीं होते होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नतीजों को सिर्फ लैब रिपोर्ट से परे देखना होता है। जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना सुधार हुआ, शरीर में वात पित्त कफ जैसे दोषों का संतुलन कितना ठीक हुआ, और सबसे जरूरी, मरीज खुद अपने लक्षणों में कितना सुधार महसूस कर रहा है। पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स। हाँ, ये जरूरी है। ये सब कॉन्सॉर्ट रिपोर्टिंग में शामिल करना जरूरी है। ये आयुर्वेद के मूल सिद्धांत परीक्षक कार्येद से जुड़ता है, जिसका मतलब है पहले अच्छी तरह जांच परख लो, फिर काम करो, व्यवस्थित मूल्यांकन के बाद ही इलाज करो। तो मतलब कॉन्सॉर्ट को इस्तेमाल तो करना है, पर आयुर्वेद की। हाँ, आयुर्वेद की खासियत को ध्यान में रखते हुए।
ये एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाली बात यहाँ साफ दिखती है। अच्छा, ये तो हुए ट्रायल्स, लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारा ज्ञान तो लंबे समय तक लोगों के समूहों को देखने या उनके जीवन जीने के तरीकों के असर को समझने से भी आया है। उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है? उसके लिए स्ट्रोब गाइडलाइंस हैं। स्ट्रोब माने स्ट्रेंथनिंग द रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज इन एपिडेमियोलॉजी। ओके, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। हाँ, जैसा नाम से पता चलता है, ये अवलोकन वाले अध्ययनों की रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए है। इसमें आरसीटीज की तरह शोधकर्ता सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि चीजों को जैसी वो हैं वैसा देखते और विश्लेषण करते हैं। और आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? क्या उदाहरण है? इसके कई दिलचस्प उपयोग हैं, जैसे क्या किसी खास प्रकृति वाले लोगों में, जैसे वात, पित्त या कफ प्रकृति, कुछ खास बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है। अच्छा, हाँ, ये तो काफी सुना है। इसकी जांच स्ट्रोब के तहत हो सकती है। या फिर आयुर्वेद में बताए गए खास रोग पैटर्न, जैसे ग्रहणी, आमबात या प्रमेह, इन पर रिसर्च करना। और हाँ, आयुर्वेद में रोजमर्रा की दिनचर्या और मौसम के अनुसार जीवन शैली, मतलब दिनचर्या और ऋतुचर्या पर बहुत जोर है। हाँ, बिल्कुल। इनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ते हैं, इस पर होने वाले अवलोकन अध्ययन भी स्ट्रोब के दायरे में आते हैं। ये दिलचस्प है कि रोजमर्रा की आदतों के असर को भी वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करने के लिए ढांचा है। क्या इसका भी कोई लिंक आयुर्वेद के पुराने सिद्धांतों से है, जैसे कॉन्सोर्ट के परीक्षे कार्यत से था? हाँ, बिल्कुल है। आयुर्वेद की अपनी ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टीमोलॉजी, जिसे प्रमाण कहते हैं, यानी ज्ञान हासिल करने के तरीके। प्रमाण, हाँ। इसमें के प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी अपनी इंद्रियों से सीधे देखकर या अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ओके। स्ट्रोब गाइडलाइन का आधार भी तो अवलोकन यानी प्रत्यक्ष ही है। ये चरक संहिता में बताए गए त्रिविधम परीक्षण का ही एक हिस्सा है। 3 तरह की परीक्षा, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। वाह। तो ये आधुनिक गाइडलाइन अनजाने में ही सही प्राचीन सिद्धांत से जुड़ जाती है। ये कनेक्शन वाकई सोचने लायक है। तो हमने बड़े ट्रायल्स और कॉन्सॉर्ट और अवलोकन स्ट्रोब की बात की, लेकिन कई बार आयुर्वेद में किसी एक मरीज के अनूठे केस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर जब कोई मुश्किल या दुर्लभ बीमारी हो। उसके लिए CARE गाइडलाइंस हैं, केस रिपोर्ट गाइडलाइंस। CARE? हाँ, ओके। ये एकल रोगी के आयुर्वेदिक उपचार, किसी दुर्लभ बीमारी के मामले या किसी नए इलाज के तरीके को विस्तार से बताने के लिए एक 13 आइटम का ढांचा देता है। कभी-कभी एक असाधारण केस पूरी चिकित्सा पद्धति के लिए नई राह खोल सकता है। लेकिन क्या यहाँ भी आयुर्वेद के लिए कुछ खास बदलावों की जरूरत पड़ती है, जैसे कंसॉर्ट में थी? हाँ, यहाँ ये जरूरत और भी ज्यादा महसूस होती है। स्रोत बताता है कि मौजूदा केयर दिशा निर्देशों में आयुर्वेद के बहुत जरूरी पहलुओं को शामिल करने के लिए संशोधन या कह लीजिए विस्तार की गुंजाइश है। जैसे आयुर्वेद में अष्टस्थान परीक्षा होती है ना, नाड़ी, जीभ, आवाज, त्वचा, आंखें, मूत्र, मल और मरीज की सामान्य शारीरिक बनावट, इन 8 चीजों की बारीकी से जांच। हाँ, ये तो बहुत सुना है। अब इसे रिपोर्ट में कैसे शामिल करें, इसका स्टैंडर्ड तरीका बनाना होगा। सही। इसी तरह संप्राप्ति का विवरण, यानी दोषों के बिगड़ने से लेकर बीमारी के पूरी तरह विकसित होने तक का पूरा क्रम, ये आयुर्वेद की जान है। पैथोजेनेसिस और 5 लक्षण निदान, रोग की पहचान के लिए 5 खास लक्षण, इन सबको केयर रिपोर्ट में जगह मिलनी चाहिए ताकि पाठक समझ सकें कि आयुर्वेद चिकित्सक ने निदान और उपचार का फैसला कैसे लिया। तो आप कह रहे हैं कि बिना इन आयुर्वेदिक बारीकियों के केयर रिपोर्ट अधूरी रह सकती है, वो ये नहीं बता पाएगी कि इलाज क्यों सफल हुआ। काफी हद तक वो आयुर्वेदिक नजरिए को पूरी तरह नहीं दिखा पाएगी। ये आयुर्वेद के एक और सिद्धांत से जुड़ता है, रोग माधव परीक्षित ततोनंतरम औषधम। क्या मतलब है इसका? मतलब पहले रोग की जड़ तक जाओ, उसे पूरी तरह समझो, फिर दवा दो। केयर रिपोर्ट को उस समझ की गहराई को दर्शाना चाहिए, सिर्फ लक्षणों और दवा का जिक्र काफी नहीं। समझ गए। ये 3 कॉन्सॉर्ट, स्ट्रोब, केयर काफी महत्वपूर्ण लगते हैं क्योंकि ये सीधे सीधे रिसर्च के प्रकारों से जुड़े हैं। स्रोत में बाकी गाइडलाइंस का भी जिक्र है। क्या हम संक्षेप में जान सकते हैं कि वो किन पहलुओं पर ध्यान देती हैं? हाँ, जल्दी से देख लेते हैं। एक है स्पिरिट 2025। ये किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का प्रोटोकॉल, मतलब पूरी योजना बनाने में मदद करता है। प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें नैतिक मंजूरी, CTTRI में पंजीकरण जैसी सब चीजें शामिल हैं। फिर ट्रेंड है, जो उन अध्ययनों के लिए है जहां मरीजों का बंटवारा रैंडम तरीके से नहीं होता। नॉन रैंडमाइज्ड।
जैसे किसी समुदाय में जीवन शैली बदलाव का कार्यक्रम लागू करना और उसका असर देखना। अच्छा। जानवरों पर होने वाले शोध के लिए ARIV 2.0 है, खासकर जड़ी बूटियों की सुरक्षा और असर जांचने के लिए ये जरूरी है। प्री क्लिनिकल स्टडीज। हाँ, और मौजूदा सभी शोधों को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करने यानी सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के लिए प्रिस्मा 2020 है। अच्छा, जैसे आपने अश्वगंधा का उदाहरण दिया था। बिल्कुल। मान लीजिए अश्वगंधा पर 50 स्टडीज हुई हैं, उन सबको मिला के एक नतीजा निकालना हो तो प्रिस्मा के अनुसार रिपोर्टिंग होगी। और आखिर में GCPASU, ये भारत के अपने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस दिशा निर्देश हैं जो खास तौर पर आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के लिए बनाए गए हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि भारत के अपने गाइडलाइंस हैं। जी हाँ, ये समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच और व्यक्तिगत उपचार पर विशेष जोर देते हैं। तो ये सभी मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिससे आयुर्वेद रिसर्च के हर पहलू में गुणवत्ता और मानकीकरण लाया जा सके। ये तो पूरा इकोसिस्टम जैसा लगता है। और जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, ये आधुनिक ढांचे कहीं ना कहीं आयुर्वेद के अपने प्राचीन वैज्ञानिक सोच से भी जुड़े हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण की बात तो हुई थी। हाँ, क्या प्रमाण और दशविध परीक्षा जैसे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और खोल सकते हैं? वो क्या है असल में? जरूर। प्रमाण को आप प्राचीन भारत के वैज्ञानिक पद्धति या कह लीजिए ज्ञान मीमांसा कह सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 तरीके बताए गए हैं ज्ञान प्राप्त करने के। 3 तरीके। हाँ। पहला प्रत्यक्ष, यानी इंद्रियों से सीधा अनुभव, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये आज की एम्पिरिकल रिसर्च जैसा है जिसका आधार स्ट्रोब जैसी गाइडलाइंस हैं। ओके। दूसरा अनुमान, यानी तर्क और लॉजिक के आधार पर निष्कर्ष निकालना, इन्फ्रेंस। ये आज की एनालिटिकल स्टडीज जैसा है। ठीक है। और तीसरा आप्तोपदेश, यानी विश्वसनीय विशेषज्ञों या ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान, ऑथोरिटेटिव टेस्टिमोनी। ये आज के सिस्टमैटिक रिव्यूज या एक्सपर्ट गाइडलाइंस जैसा है जहां प्रिज्मा जैसी गाइडलाइन काम आती हैं। वाह, मतलब रिसर्च के तरीके पहले से सोचे हुए थे। हाँ, एक व्यवस्थित तरीका सोचने की परंपरा पहले से मौजूद थी। और दशविध परीक्षा, वो क्या है? वो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दशविध परीक्षा मरीज का समग्र मूल्यांकन करने का एक विस्तृत फ्रेमवर्क है। इसमें 10 पहलुओं की जांच की जाती है। 10? कौन कौन से? प्रकृति, व्यक्ति की मूल बनावट, विकृति, मौजूदा असंतुलन या बीमारी, सार, शरीर के ऊतकों की गुणवत्ता, सनहन, शारीरिक गठन, प्रमाण, शरीर का माप, सात्म्य, क्या चीजें व्यक्ति को सूट करती हैं, सत्व, मानसिक बल, आहार शक्ति, पाचन क्षमता, व्यायाम शक्ति, शारीरिक क्षमता और वय, उम्र। बाप रे, ये तो बहुत डिटेल्ड है। मतलब सिर्फ बीमारी नहीं, पूरे इंसान को समझना। बिल्कुल, यही पॉइंट है। ये 10 पहलू मिलकर मरीज की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। यही आयुर्वेद में व्यक्तिगत चिकित्सा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का आधार है। और जब हम कंसॉर्ट या केयर जैसी गाइडलाइंस को आयुर्वेद के लिए ढालने की बात करते हैं तो इसी समग्र और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होता है। ये अद्भुत है कि कैसे हजारों साल पुराने सिद्धांत आज की रिसर्च मेथोडोलॉजी से सीधे बात कर सकते हैं। अब इसे भविष्य से जोड़ते हैं। भारत सरकार आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। विजन 2030, विजन 2047 की बातें हो रही हैं। जी। इसमें टेक्नोलॉजी, AI, डिजिटल इंडिया की क्या भूमिका है? स्रोत में WHO की मान्यता और आयुष ग्रिड जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र है। हाँ, ये भविष्य की दिशा तय करने वाली बातें हैं। WHO ने भी माना है कि भारत पारंपरिक चिकित्सा को AI जैसी तकनीकों से जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अच्छा। 2018 में आयुष ग्रिड लॉन्च हुआ, जो एक तरह का डिजिटल हाईवे है आयुष सिस्टम के लिए। आयुष ग्रिड। हाँ, इसके तहत कई पोर्टल्स हैं, जैसे साही पोर्टल जो पुराने आयुर्वेदिक रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में सहेजता है, नमस्ते पोर्टल है जो बीमारियों और उनके मानकीकृत नामों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाता है, और आयुष रिसर्च पोर्टल जो शोधकर्ताओं को जोड़ने और डेटा साझा करने का मंच है। और भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? स्रोत में धारा विजन आयुर्वेद 2047 सम्मेलन का जिक्र था। उस सम्मेलन में काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए, जैसे AI और जीनोमिक्स का इस्तेमाल करके एकदम सटीक व्यक्तिगत आयुर्वेदिक उपचार विकसित करना। AI और जीनोमिक्स आयुर्वेद में? जी हाँ, आयुर्वेद को दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं का एक मुख्य हिस्सा बनाना और टेक्नोलॉजी की मदद से आयुर्वेद की पढ़ाई और रिसर्च को बेहतर बनाना, जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए। ये लक्ष्य दिखाते हैं कि इरादा सिर्फ परंपरा को सहेजना नहीं, बल्कि उसे भविष्य के लिए तैयार करना है। बिल्कुल। इसमें एक शब्द बार बार उभर कर आ रहा है, आयुर्जीनोमिक्स।
ये सुनने में ही प्राचीन और नवीन का संगम लगता है। ये है क्या असल में? आयुर्जीनोमिक्स वाकई एक कह सकते हैं क्रांतिकारी पहल है। इसमें आयुर्वेद के प्रकृति विश्लेषण को, मतलब किसी व्यक्ति की वात पित्त कफ आधारित मूल बनावट का निर्धारण, आधुनिक जीनोमिक प्रोफाइलिंग के साथ जोड़ा जाता है। जीनोमिक प्रोफाइलिंग मतलब जीन्स का अध्ययन? हाँ, व्यक्ति के जीन्स का विस्तृत अध्ययन। फिर एआई का इस्तेमाल करके इन दोनों तरह के डेटा के बीच पैटर्न खोजे जाते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? उम्मीद ये है कि इससे हम ये समझ पाएंगे कि किसी खास प्रकृति वाले लोगों में कौन सी बीमारियों होने का जेनेटिक खतरा ज्यादा है, या किसी खास जड़ी बूटी का असर अलग अलग प्रकृति और जेनेटिक बनावट वाले लोगों पर क्यों अलग होता है। इससे भविष्य में बहुत ही सटीक व्यक्ति विशेष के लिए रोकथाम के उपाय और इलाज तैयार किए जा सकेंगे। ये तो कमाल है। ये सचमुच प्राचीन ज्ञान और अत्याधुनिक तकनीक का संगम है। बिल्कुल। और इस संगम को मजेदार तरीके से दर्शाने के लिए स्रोत ने भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए संस्कृत नाम भी सुझाए हैं, जैसे एआई वाले डायग्नोस्टिक टूल का नाम वैद्य बुद्धि। हाँ, वैद्य बुद्धि मतलब चिकित्सक की बुद्धिमत्ता, या ऑटोमेटेड जांच मशीन का नाम चिकित्सक यंत्र यानी चिकित्सा का उपकरण। ये नाम अच्छे हैं। हाँ, ये नाम सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि ये उस सोच को दर्शाते हैं जहां तकनीक को परंपरा की जड़ों से जोड़ने की कोशिश है। जैसे निर्णय लेने में मदद करने वाले सिस्टम के लिए निर्णय सहायक, रिसर्च एनालिसिस प्लेटफॉर्म के लिए शोध यंत्र, नॉलेज डेटाबेस के लिए विज्ञान चक्र और पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रोगी व्यवस्था। ये भविष्य की एक रोमांचक तस्वीर पेश करता है। स्रोत में छात्रों को भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात है। उनके लिए क्या अवसर हो सकते हैं? छात्रों और युवा शोधकर्ताओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं, जैसे मोबाइल हेल्थ ऐप्स बनाना, मिसाल के तौर पर हस्त चिकित्सा नाम का ऐप। हस्त चिकित्सा? हाँ, जो शायद सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए जेब में रखने लायक डायग्नोस्टिक टूल बन सके, या एआई का इस्तेमाल कर नई दवाओं की खोज में मदद करने वाले प्लेटफॉर्म्स जैसे औषध खोज। औषध खोज सही है। या फिर दूर दराज के इलाकों तक आयुर्वेदिक सलाह पहुंचाने वाले टेलीमेडिसिन समाधान जैसे दूर चिकित्सा। हाँ, टेलीमेडिसिन तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा एआई और मशीन लर्निंग में भी काफी काम हो सकता है, जैसे चेहरे के भाव या त्वचा के विश्लेषण से प्रकृति का अनुमान लगाने वाले एल्गोरिदम बनाना। अरे वाह! या संस्कृत के पुराने ग्रंथों का विश्लेषण करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स विकसित करना। साथ ही क्लिनिकल रिसर्च तो है ही, और नई तकनीकों जैसे आईओटी, ऑगमेंटेड रियलिटी या ब्लॉकचेन को आयुर्वेद में इस्तेमाल करने की भी अपार संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर ये आज रिपोर्टिंग दिशा निर्देश सिर्फ नियम कायदे नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेद रिसर्च को वैश्विक मंच पर स्थापित करने और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने का एक पूरा ढांचा है। बिल्कुल, ये ढांचा ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के मानकों को भी पूरा करता है और आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों, उसके समग्र और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को भी बनाए रखता है। स्रोत के मुख्य सुझाव यही हैं: मानकीकृत रिपोर्टिंग अपनाएं, आयुर्वेद की जरूरत के हिसाब से इन गाइडलाइंस में विस्तार करें, जैसे केयर में अष्टस्थान परीक्षा वगैरह जोड़ना। सही। टेक्नोलॉजी को गले लगाएं, प्राचीन ज्ञान को सहेजें और उसे वैज्ञानिक रूप से मान्य करें, और सबसे जरूरी, अगली पीढ़ी के शोधकर्ताओं को पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक रिसर्च स्किल्स दोनों में पारंगत करें। तो कहानी घूम फिर कर वहीं आती है, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम। टेक्नोलॉजी, एआई से लेकर जीनोमिक्स तक पारंपरिक चिकित्सा को बदल रही है, उसे नई पहचान दे रही है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल मन में उठता है, जो हमारी पूरी चर्चा से निकला है। क्या? जब एआई जैसी तकनीक प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण करने लगे या प्रकृति और जीन्स के आधार पर इलाज बताने लगे, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो गहरा समग्र ज्ञान कहीं महज आंकड़ों या डेटा पॉइंट्स में सिमट कर न रह जाए, उसकी आत्मा खो ना जाए? ये बहुत गहरा सवाल है। ये एक बड़ा नैतिक और दार्शनिक सवाल है जिस पर हमें भविष्य में सोचना होगा। जैसा स्रोत कहता है, प्राचीन ज्ञान, भविष्य की तकनीक, शायद इसी संतुलन को साधना ही आगे का रास्ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, संतुलन ही कुंजी है।